हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सूरज साहू स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट क्लास में क्या कवर कर लिया था। हमने लास्ट क्लास में चालुक्य वंश के बारे में कवर किया था और हमने देख लिया था चालुक्य वंश का आखिरी राजा कौन था। कीर्तिवर्मन द्वितीय। प्रथम की द्वितीय? कौन सा? चलो, इसकी हत्या किसने कर दी थी? दंतीदुर्ग ने कर दी थी। और यहां से शुरुआत होती है किसकी? राष्ट्रकूट वंश की। ठीक है ना। तो बेसिकली हमें एक चीज तो पता चल गई कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंतीदुर्ग। एक नाम याद हो गया हमें, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंतीदुर्ग। हमने देखा था, क्या देखा था हमने कि इस क्षेत्र में कौन आ चुके थे? पल्लव। इस क्षेत्र में कौन आ चुके थे? पल्लव। ठीक है। और ये इस वाले पूरे क्षेत्र में कौन थे? चालुक्य। इस क्षेत्र में कौन थे? चालुक्य इस क्षेत्र में थे। और वहीं एक छोटा सा क्षेत्र इस तरफ ईस्ट तरफ था, जिसको किस नाम से जाना जाता था? वेंगी के नाम से जाना जाता था। तो बेसिकली चालुक्य की 3 ब्रांच मानी जाती हैं। जो सबसे पहले चालुक्य आए थे वो थे वातापी के चालुक्य। कहाँ के चालुक्य? वातापी। कहीं कहीं इसका नाम क्या मिलता है? बादामी भी नाम मिलता है। तो दोनों सेम है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य। इन्हीं के समय में एक छोटी सी ब्रांच अलग हो गई थी जिसका नाम क्या था? वेंगी के चालुक्य। ठीक है ना। हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि वातापी के चालुक्य के आखिरी राजा कौन थे? कीर्तिवर्मन। क्या नाम था? कीर्तिवर्मन। ठीक है ना। कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक है ना। इन्हीं की हत्या कर दी, किल्ड बाय। किसने हत्या कर दी? किल्ड बाय दंतीदुर्ग। किल्ड बाय दंतीदुर्ग। ठीक है। इनकी हत्या किसने कर दी? दंतीदुर्ग ने शुरू कर दी। दंतीदुर्ग ने हत्या कर दी और यहां से इसने क्या शुरू किया? राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी। ठीक है। हमें वेंगी के चालुक्य के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि वेंगी के चालुक्य बस इतना याद रख लेना, थोड़े 1-2 पॉइंट बस देख लेंगे वेंगी के चालुक्य, और वहां से हम शुरू करेंगे क्या? हमारा राष्ट्रकूट वंश। तो बस 1-2 पॉइंट ध्यान दे लो। किसके बारे में? वेंगी के चालुक्य के बारे में। कौन कौन से पॉइंट याद रखना है? देखो, सबसे पहले क्या याद रखोगे कि इसके संस्थापक, हमने लास्ट क्लास में देख लिया था हालांकि ये वाला पॉइंट। इसके संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे। ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। अगर बात करें कि इनकी ये जो राजधानी थी वेंगी, आज प्रेजेंट समय में हमने देखा मैप में, है ना, तो प्रेजेंट समय में किस तरफ मिलेगी? तो ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र आ चुका है आजकल। ठीक है ना। तो प्रेजेंट समय में किस में मिलती है? ये आंध्र प्रदेश में मिलती है। ठीक है। तो इनकी राजधानी कहाँ? वेंगी। अच्छा, चालुक्य जो मेन ब्रांच है उनकी राजधानी क्या थी? वातापी। ठीक है ना, वातापी। चलो, अच्छा, चालुक्य के पहले हमने एक और वंश पढ़ा था इसी क्षेत्र में। क्या नाम था? कौन सा? वकाटका वंश। कौन सा वंश था? वकाटका वंश। वकाटका वंश के थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो वकाटका वंश की राजधानी क्या थी? क्या नाम थी? बरार। इसका संस्थापक कौन था? कौन था? विंध्य शक्ति। लास्ट क्लास में नहीं थे ना? हाँ, कौन था? विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति के अलावा एक और चीज हमने देखे थे, राजधानी हो गई और इसका राजा हो गया। फिर एक और चीज क्या देखे थे? क्या थे? कौन सी जाति से? कौन से थे? ब्राह्मण। ये 3 वाह करके याद कराया था मैंने, वकाटका, विंध्य शक्ति, बरार और ब्राह्मण। ठीक है। इस वंश का महत्वपूर्ण राजा हमने क्या देखे थे? प्रवरसेन। ठीक है ना। क्यों महत्वपूर्ण? क्या करवाया था? 4 अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। ठीक है। फिर इसके बाद प्रवरसेन के बाद किसको देखे थे हमने? रुद्रसेन। रुद्रसेन का विवाह किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री के साथ हुआ था। तो यहां से इन लोग किसमें जाके शामिल हो चुके थे? ऑलमोस्ट गुप्त वंश में सम्मिलित हो चुके थे। फिर इन्हीं की जगह पे किसकी शुरुआत हुई थी? चालुक्य वंश की शुरुआत हुई थी। इसीलिए बस थोड़ा सा हमने देख लिया, रिवीजन कर लिया उसको। इस वंश के प्रमुख शासक जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय थे। छोटे मोटे युद्ध लड़े गए हैं। ठीक है। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। ठीक है। उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? विष्णुवर्धन इस वंश का संस्थापक था और वेंगी के चालुक्य में और कोई इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है। क्लियर है। इसके बाद डायरेक्ट आता है हमारा क्या? राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश आता है? राष्ट्रकूट वंश। अब राष्ट्रकूट वंश जब पढ़ रहे हो तो दो चार चीजें आप लोग के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। राष्ट्रकूट वंश के समय उत्तर भारत का राजा कौन है? हर्षवर्धन। तो अभी हमने इसके पहले पढ़े हैं, चालुक्य के समय में एक राजा हुआ है। ठीक है ना। कौन राजा हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय। उसने तो ऑलरेडी हर्षवर्धन को हरा दिया।
इसका मतलब हर्षवर्धन का शासनकाल चालुक्य के समय में था। जब तक राष्ट्रकूट आए तब तक कौन था? हर्षवर्धन के बाद कोई हमने पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये है कि राष्ट्रकूट जब आए हैं तो उत्तर भारत का शासनकाल खाली है। समझ में आ रहा है? जब हमने पुष्यभूति वंश पढ़े थे, हर्षवर्धन के बारे में पढ़े थे, तब हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि भाई एक समय आएगा जिस समय इस क्षेत्र के लिए लड़ाई होगी, कन्नौज के क्षेत्र के लिए क्या होगी? लड़ाई होगी। ठीक है, तो यहां से थोड़ी सी चीजें समझना आप लोग। ठीक है, देखो अब यहां पे कौन आ चुका है? राष्ट्रकूट वंश। यहां पे कौन है? राष्ट्रकूट। ठीक है, इस गुजरात वाले क्षेत्र में है गुर्जरा प्रतिहार। इनके बारे में भी अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा। गुर्जरा प्रतिहार। ठीक है, और बंगाल वाले क्षेत्र में है पाल वंश। बंगाल वाले क्षेत्र में कौन से हैं? पाल डायनेस्टी। याद है शशांक, है ना, गौड़ वंश का राजा था, उन्हीं के बाद ये पाल वंश आता है यहाँ पे, है ना। तो पाल डायनेस्टी बंगाल के क्षेत्र में चल रही है। अब ये बीच का क्षेत्र है आपका कौन सा? कन्नौज वाला। ये जो बीच का क्षेत्र ये कौन सा है? कन्नौज का क्षेत्र है। ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु जो कि देखा जाए तो हर्षवर्धन किसके समकालीन था? चालुक्य के समकालीन था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद थोड़े समय तक तो यहाँ ऐसे छोटे मोटे राजा रहे, लेकिन ये वाला क्षेत्र पॉलिटिकल शून्यता आ गई। यहाँ पे बोला जाता है राजनीतिक शून्यता आ गई। राजनीतिक शून्यता मतलब कोई ऐसा महत्वपूर्ण राजा नहीं था जो उत्तर भारत की चीजों को संभाल सके, इसलिए इस कन्नौज पे हर किसी की नजर थी। हर किसी की मतलब तीन लोगों का नाम याद रखोगे, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और तीसरा पाल वंश। तो अब पूरे राष्ट्रकूट के समय में आपको यही युद्ध देखने को मिलेंगे। राष्ट्रकूट में एक राजा आएगा विद्रुव करके, जिसने, कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो ट्राइपेट्रिएट स्ट्रगल हुआ है, संघर्ष हुआ है, त्रिगुण संघर्ष बोला जाता है, ट्राइपेट्रिएट स्ट्रगल, ये किन तीनों के बीच हुआ है? तो नाम याद रखोगे, गुर्जरा प्रतिहार, राष्ट्रकूट और तीसरा पाल वंश, पाल डायनेस्टी। समझ में आ रहा है? किस क्षेत्र के लिए हुआ है? कन्नौज के क्षेत्र के लिए हुआ है। ठीक है ना? कभी राष्ट्रकूट जीत रहा है, कभी पाल वंश जीत रहा है, कभी गुर्जर प्रतिहार। फाइनल जीत किसकी हुई है? गुर्जर प्रतिहार की। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। क्या क्या है क्वेश्चन? भाई त्रिगुट संधि कौन से क्षेत्र के लिए हुई है? त्रिगुट संधि नहीं, त्रिगुट संघर्ष कौन से क्षेत्र के लिए हुआ है? कन्नौज के क्षेत्र के लिए हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है? गुर्जर प्रतिहार किस तरफ के थे? गुजरात वंश के थे। ठीक है ना? दूसरा पाल वंश कहां के थे? बंगाल तरफ के। तीसरा राष्ट्रकूट कहां के थे? महाराष्ट्र के क्षेत्र के थे। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, चलो। तो त्रिगुट संघर्ष जो हुआ है वो इन तीनों के बीच हुआ है। किसके बीच? कौन से क्षेत्र के लिए? कन्नौज के लिए। अंतिम विजय किसकी हुई है? मतलब इस कन्नौज क्षेत्र में लास्ट में कैप्चर किसने कर लिया पूरा? गुर्जरा प्रतिहार ने। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार ने इसको फाइनली पूरा कैप्चर कर लिया था। क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बस इतनी चीज आप लोगों को माइंड में क्लियर रखनी है कि इन्हीं के समय में त्रिगुट संघर्ष शुरू हुआ है। शुरू करेंगे हम अपनी कहानी। सबसे पहले देखो, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक किसे बोला जाता है? दंती दुर्ग। समय कौन सा आ चुका है? 752 एडी। मतलब इस दौरान राष्ट्रकूट के समय अरबों का आक्रमण भी क्या हो गया है? शुरू हो गया है। अरब लोगों का आक्रमण भी शुरू हो चुका है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि राष्ट्रकूट के समय अरब भारत में आने लगे हैं, लेकिन कहाँ आ रहे हैं? उत्तर पश्चिम से आ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। मतलब जो कर्नाटक वगैरह में जो चालुक्य थे, महाराष्ट्र में जो चालुक्य थे, उन्हीं के ये अधीन हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने देखा कीर्तिवर्मन द्वितीय बहुत कमजोर शासक है, तो उसको अपदस्थ करके खुद क्या बन गए? राजा बन गए। अच्छा, इन्होंने भी वही गलती की थी जो पल्लव ने की। इन्होंने पूरी तरीके से खत्म नहीं किया चालुक्य को। चालुक्य इंतजार करते रहे। एक समय आया जब ये बहुत वीक पड़ गए, तो इनको फिर से, मतलब राष्ट्रकूट को फिर से हटा के कौन आ जाएगा? चालुक्य। लेकिन कौन से चालुक्य? कल्याणी के चालुक्य। कौन से चालुक्य? कल्याणी के चालुक्य। तो याद रखना, इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? मान्यखेत। इनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत इनकी कैपिटल हुआ करती थी। मान्यखेत। इन्होंने अपनी राजधानी, दे मेड देयर कैपिटल मान्यखेत। इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? मान्यखेत। ये नाम याद रखोगे। आज क्या बोला जाता है? मालखेड़, शोलापुर के निकट
ये जगह स्थित है। समझ में आ गया? तो दो चीज अभी तक याद रखना है आप लोगों को कि इनके संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग इसके संस्थापक थे, और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई, मान्यखेत को इन्होंने अपनी क्या बनाई, राजधानी बनाई। देखो राजा तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें केवल कुछ के बारे में पढ़ना है, कुछ के बारे में। जैसे दंती दुर्ग के बाद जस्ट जो आएगा वही है कृष्ण प्रथम। दंती दुर्ग के बाद कौन आएगा, कृष्ण प्रथम। लेकिन हमें यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं, शुरू के 3-4 सीक्वेंस में मिलते हैं, फिर सीक्वेंस में नहीं जाना है। इसके बाद कौन आता है, ध्रुव, ये भी सीक्वेंस है। कृष्ण प्रथम के बाद कौन आएगा, ध्रुव आएगा। यहां से सीक्वेंस भूल जाओ आप। गोविंद तृतीय अमोघ वर्ष, अगर देखा जाए तो इस वंश का सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन है, अमोघ वर्ष और ध्रुव, ये दोनों के बारे में सबसे ज्यादा चीजें देखने को मिलती है। ठीक है ना, क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा बनते हैं। ध्रुव के समय में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि त्रिगुट संघर्ष किसने शुरू किया, मतलब राष्ट्रकूट के भी वंश में किसी राजा ने शुरू किया होगा ना, तो किसने शुरू किया, ध्रुव ने शुरू किया। पन्न पुण्य रन, 3 इस नाम के मतलब कवि मिलते हैं, तो वो किसके समय में रहा करते थे, अमोघ वर्ष के समय में। कन्नड़ भाषा का सबसे ज्यादा विकास किसके समय में हुआ, राष्ट्रकूट के समय में हुआ। कन्नड़ भाषा का विकास सबसे ज्यादा किसी के समय में हुआ, तो वो किसके समय में, राष्ट्रकूट के समय में। ठीक है, चलो, तो मतलब लैंग्वेज कन्नड़ जो है वो अपना मतलब सबसे ज्यादा फेमस कब हुई है, राष्ट्रकूट के समय। तमिल भाषा का विकास किसके समय में हुआ, संगम लिटरेचर के समय में। संगम लिटरेचर में भाषा कौन सी थी, तमिल। ठीक है ना, संगम लिटरेचर जितनी अपने पढ़े थे, याद है वो सारी चीजें, पक्का, राइटर्स वगैरह सारी चीजें याद हैं। इलांगो वादिगल की कौन सी किताब थी, इलांगो वादिगल, कौन सी थी, पक्का शिलापाधिकरण थी। ठीक है, शिलापाधिकरण किसके द्वारा लिखी गई थी, इलांगो वादिगल। तिरुत्कातेवर, शिवगा चिंतामणि। ठीक है, क्या नाम था, शिवगा चिंतामणि। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना। तो ये सब, इन सब चीजों की लैंग्वेज कौन सी थी, तमिल लैंग्वेज थी। इनके समय में लैंग्वेज कौन सी थी, कन्नड़। किताबें देखोगे आप जब आप लोग अमोघ वर्षा के समय में आओगे, ठीक, अमोघ वर्षा के काल में जब पढ़ोगे तब देखोगे पन्न पुण्य रन, इनके खुद एक गुरु हुआ करते थे जीवंत नाम के, तो बहुत सारे फेमस लोग हैं इनके समय में। तो ये दो सबसे महत्वपूर्ण राजा हैं, कौन कौन से, ध्रुव और अमोघ वर्षा। इनका नाम आप लोगों को नहीं भूलना है। फिर उसके बाद कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। ठीक है, चलो, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्ण प्रथम ने क्या किया है, एलोरा के कैलाश मंदिर का। याद रखना, ये कैलाश मंदिर कहाँ का है, एलोरा का कैलाश मंदिर है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैलाश टेम्पल आते हैं, लेकिन ये कहाँ का, एलोरा की जो गुफाएं है ना, उसमें जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो। ठीक है, सबसे पहला राजा कौन हो गया है, दंती दुर्ग हो गया है। दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम में क्या लिखोगे, कृष्ण प्रथम में इसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण करवाया था। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया है ना। कुछ राजाओं के बारे में देखना है, हर एक राजा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, चलो, ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय या त्रिगुट संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। आप लोग ये दोनों वंश फिर से पढ़ोगे, गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ोगे, पाल वंश पढ़ोगे, तब वहां पे फिर से नाम आएगा। पैरेलल चल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो वत्सराज को हराया है और धर्मपाल को हराया है। किसको हराया है, धर्मपाल। तो ये आप लोगों को याद रखना है, शुरुआत में किसने हराया, ध्रुव ने हराया है। ठीक है, फाइनल जीत किसकी हुई है, गुर्जर प्रतिहार, रखना। लेकिन कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई छोटा सा क्षेत्र ले लिया, लेकिन अंतिम विजय अगर किसी की हुई है तो वह है गुर्जर प्रतिहार, है ना। चलो, तो सबसे पहले शुरुआत किसने की है त्रिपक्षीय संघर्ष में, ध्रुव ने। राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश में भी किसने, ध्रुव ने। वहीं आपको दो चीज नाम और याद हो जाएंगे। एक आपको नाम याद आ रहा है वत्सराज, कौन से वंश का है, प्रतिहार। ठीक है ना, गुर्जर प्रतिहार, कहीं कहीं प्रतिहार बस लिखा रहता है, दोनों सेम है। और पाल नरेश धर्मपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा है धर्मपाल। ठीक है, जब आप लोग पाल वंश पढ़ोगे तो यहां से क्वेश्चन बनता है धर्मपाल से। ठीक है ना, तो बस अभी नाम आप लोग को एक आ गया होगा कि ध्रुव ने, राष्ट्रकूट वंश के राजा ध्रुव ने, प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज और पाल वंश के राजा धर्मपाल को त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिगुट संघर्ष जो हो रहा था उसमें क्या किया है, हराया है। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है ना। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, धारा वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ध्रुव को किस नाम से जाना जाता है, धारा वर्ष के नाम से जाना जाता है। ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना।
ध्रुव को धारावर्ष, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ध्रुव धारावर्ष धारावर्ष के नाम से किसको जाना जाता है? एक तरीके से कहीं कहीं इसको उपाधि भी बोल देता है कि ये उपाधि किसने ली, तो याद रखना इसको क्या बोल देता है? टाइटल भी बोलता है। ठीक है, क्या बोलता है? टाइटल। ठीक है, तो याद रखना धारावर्ष नाम भी है, टाइटल भी है, जो भी समझ लो, बस याद रखना धारावर्ष किसको बोला गया है? ध्रुव को बोला गया है। क्लियर हुआ यहां तक? तो ध्रुव के बारे में बेसिकली हमें ये इंफॉर्मेशन जाननी है। ठीक है, क्लियर हुआ? और कुछ नहीं है। इसने क्या किया है? ये त्रिपक्षीय संघर्ष 1 साल 2 साल नहीं था, करीब 100-150 साल तक चलते रहा है। इनके वंशज चलते रहे हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। मैंने बताया ना, अंतिम विजय किसकी हुई है? प्रतिहार। तो ध्रुव ने शुरुआत की है, राष्ट्रकूट वंश से किसने शुरुआत की है? ध्रुव ने शुरुआत कर दी है। फिर इसके बाद इनकी संतानें वगैरह, ये त्रिपक्षीय संघर्ष चलते ही रहा है। अंतिम विजय किसी की हुई है? तो वह प्रतिहार वंश। ठीक है ना, चलो इतना याद रहेगा। ठीक है, तो 100-150 साल तक ये कम से कम चलते ही रहा है, ये युद्ध चलते रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि लगातार हर दिन हो रहा है, कभी हुआ फिर कोई दूसरा राजा आया, उसने जाके अटैक कर दिया किसी पे, इस तरीके से। क्यों हो रहा था? कन्नौज की जमीन बहुत उपजाऊ थी, नर्मदा के आसपास की नदी जमीन थी, है ना, बहुत उपजाऊ जमीन थी, इसीलिए उस लैंड के लिए क्या कर रहे थे इन लोग? फाइट कर रहे थे। गोविंद तृतीय ने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्र युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रतिहार वंश आने दो, वहां पे आप लोग को नागभट्ट द्वितीय की महत्वता समझ में आएगी। तो फिर एक और नाम यहाँ पे गोविंद तृतीय उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और हराया किसको है? अभी तक वहां पर धर्मपाल ही चल रहा है, लेकिन धर्मपाल खुद फाइट करने नहीं आया था, अपने संरक्षक को भेजा था। ठीक है, और प्रतिहार वंश का नागभट्ट, प्रतिहार वंश का कौन है? नागभट्ट। जब प्रतिहार वंश में आओगे तो नागभट्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं नागभट्ट से, लेकिन अभी हम प्रतिहार नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए नागभट्ट पे नहीं जाएंगे। क्लियर हो रहा है? बस आप लोग माइंड पे नाम रखो। अभी तक आप लोगों ने प्रतिहार वंश के 2 राजाओं का नाम पढ़ा, कौन कौन? वत्सराज, नागभट्ट, इतना याद रखो बस अभी के लिए। जब प्रतिहार वंश में जाएंगे तब यहां होगा, क्योंकि ये भी आप लोगों को याद रखना है कौन कौन किसके समकालीन था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और अक्सर बनता है। अगर बोला जाए हुइनसांग किस किस के समकालीन समय में गया था? हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, और है ना, अगर राजा का नाम ना पूछ के वंश का नाम बोले तो क्या क्या वंश है? पुष्यभूति वंश, चालुक्य वंश और पल्लव वंश। समझ में आ रहा है? कोशिश करो पहले आंसर आए तो देखो, दोनों तीनों तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, हर तरीके से क्वेश्चन बोला जाएगा कि जो उत्तरवर्ती चोल, जो बाद में चोल आए, तब महाराष्ट्र तरफ कौन शासन कर रहा था? मैंने कहानी सुनाया है आप लोगों को, देखो यहीं से आप लोग कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे कौन है? पल्लव। जब यहाँ पे पल्लव है तब यहाँ पे कौन है? चालुक्य। जब पल्लव को हटा के चोल आए तब यहाँ पे चालुक्य को हटा के राष्ट्रकूट आए। समझ में आ रहा है? तो जब उत्तर, अभी अब हम दोनों चीज एक साथ नहीं पढ़ सकते ना, तो अभी राष्ट्रकूट पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? चोल पढ़ेंगे। लेकिन जब राष्ट्रकूट है तभी प्रतिहार भी है, वत्सराज वगैरह भी उसी समय, तभी पाल वंश भी है, तभी चोल वंश भी। राष्ट्रकूट वंश इसीलिए तो परेशान हो गया, इधर भी लड़ रहा है, इधर भी लड़ रहा है, और अभी देखोगे चोल वालों के साथ भी लड़ रहा है। समझ में आ रहा है? तीनों तरफ लड़ रहा है, इसलिए मौका मिला चालुक्य वंश को। चालुक्य वंश ने दोबारा इसको हटा दिया और कौन सा वंश आ गया? चालुक्य। कहां के? कल्याणी के। बस उन्होंने नाम अलग रख दिया, राजधानी चेंज थी इसलिए कल्याणी के चालुक्य। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो देखो उत्तरवर्ती जो चोल आए हैं उनके समकालीन कौन है? राष्ट्रकूट। और अगर चालुक्य बोलोगे तो कौन से चालुक्य? कल्याणी के चालुक्य, क्योंकि राष्ट्रकूट हटे, क्योंकि अब ये चोल 1279 तक रहेंगे। समझ में आ रहा है? 1269-79। तो देखा जाए तो राष्ट्रकूट को हटा के कल्याणी के चालुक्य, तो चोल में आप लोग ये माइंड आप लोगों को लगाना है, क्योंकि कहानी पूरी हो चुकी है ना। तो चोल किसके समकालीन? भाई देखा जाए तो किसके समकालीन है ये? तो राष्ट्रकूट के समकालीन है। फिर उसके बाद और किसके समकालीन है? तो कल्याणी के चालुक्य के समकालीन है। अगर मान लो ऑप्शन में रहा वतापी के समकालीन, तो वतापी के समकालीन होंगे क्या? नहीं होंगे। क्लियर हो रहा है? चलो बहुत बढ़िया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं जो आप लोगों को माइंड में रखने हैं, है ना। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। मतलब एक ग्रुप चल रहा था, किसका किसका? पल्लव। देखो अभी किसके कौन चल रहे हैं? पल्लव का एंडिंग चल रही है यहाँ पे। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने एंड कर दिया, और यहाँ से पल्लव बहुत वीक हो गए थे। और इसी दौरान कौन आ चुका है? इस दौरान अब आ जाएंगे चोल। पल्लव इतने वीक हो जाएंगे इनके हराने के बाद कि अब यहाँ से आ जाएंगे
जाएंगे, चोल वंश आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ में आ गया है ना। तो अभी तक हमने किसके किसके बारे में देखा। सबसे पहले राष्ट्रकूट वंश, देखो याद करते चलो, लिखने वाली चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी याद। ये वाली चीज आप लोग को लिखी हुई दे भी देंगे ना, जब पढ़ोगे तो समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि एक ही एक जगह पे इतनी सारी कंफ्यूजन वाली चीजें, इसलिए समझो। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। ठीक है, राष्ट्रकूट मैंने बताया था ना, कूटते हैं दांतों से। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एलोरा मंदिर, मतलब एलोरा में कैलाश मंदिर। ठीक है ना, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कृष्ण प्रथम ने करवाया। ठीक है, कृष्ण प्रथम के बाद ध्रुव, क्या नाम आता है, ध्रुव। अब ध्रुव की खासियत क्या है, इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, मतलब शुरुआत किया इसी ने, फिर उसके बाद तो चलता रहा है, लेकिन शुरुआत किसने किया, ध्रुव ने शुरुआत की। अच्छा, त्रिपक्षीय संघर्ष में ध्रुव के साथ और कौन कौन दो वंश थे, प्रतिहार वंश और पाल वंश। प्रतिहार वंश के किस राजा को ध्रुव ने हराया, और नागभट्ट एक और आएगा अभी बाद में, उसको भी हराया जाएगा। वत्स, तो बेसिकली आपने प्रतिहार वंश के दो राजाओं के नाम जाने, वत्सराज और नागभट्ट। पाल वंश के एक ही नाम देखे हो अभी तक, कौन सा नाम, धर्मपाल। समझ में आ रहा है। ध्रुव के बाद आप लोगों ने नाम देखा किसका, गोविंद तृतीय का, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्रुव के बाद डायरेक्ट इंपॉर्टेंट नाम आता है, तो वह अमोघ वर्ष। किसका नाम आता है, अमोघ वर्ष या अमोघ वर्ष का नाम आता है। ठीक है, आई गया, क्या नाम है, अमोघ वर्ष। ठीक है, इसके में 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखते हुए चलना। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन से धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है ना, अमोघ वर्ष कौन से धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का अनुयायी था। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। He was the follower of Jainism. ठीक है, किसका फॉलोअर था, जैनिज्म। ठीक है, अब इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की है। ठीक है ना, इसने खुद ने किस चीज की रचना की है, कवि राजमार्ग। कौन सी लैंग्वेज में, कन्नड़, है ना। इसी के समय में कन्नड़ भाषा का सबसे ज्यादा विकास हुआ है, तो मतलब राष्ट्रकूट के समय में सबसे ज्यादा विकास हुआ। और अगर राष्ट्रकूट में भी राजा का नाम बोलोगे तो राजा कौन आ जाएगा, अमोघ वर्ष। ठीक है, या अमोघ वर्ष। चल, इसने क्या लिखा है, कवि राजमार्ग, इसीलिए इसको कवि राजमार्ग की उपाधि भी मिली है। तो कवि राजमार्ग किताब नाम से जान लो या कवि राजमार्ग की उपाधि जान लो, दोनों चीज में नाम किसका आएगा, अमोघ वर्ष का नाम आएगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है ना, दोनों चीज में नाम आएगा अमोघ वर्ष का। ठीक है ना। चलो, तो हमने क्या देखा, हमने देखा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग के बाद कृष्ण, कृष्ण के बाद ध्रुव, गोविंद तृतीय को मारो गोली। ठीक है, गोविंद उस मतलब ध्रुव के बाद कौन आ गया, अमोघ वर्ष। तो इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में देख रहे हैं। ठीक है ना, तो हमने देखा एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कृष्ण प्रथम। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल हुआ, कन्नड़ भाषा का सबसे ज्यादा विकास किसके समय में हुआ, अमोघ वर्ष। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। ठीक है, इसके राज्य में जिनसेन नामक गुरु रहा करते थे, जो इसके गुरु हुआ करते थे। जिनसेन कौन हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे इसके, है ना। और इन्होंने आदि पुराण के रचनाकार हैं, ये कौन, जिनसेन। किसके गुरु हैं, अमोघ वर्ष के। तो दोनों तीनों पॉइंट लिखना, है ना। इसके समय में एक विद्वान रहा करते थे जिनका नाम था जिनसेन। इन हिज टाइम पीरियड, क्या लिखोगे इंग्लिश में, इन हिज टाइम पीरियड एन इंटेलेक्चुअल नेम्ड जिनसेन वाज रिसाइडेड, ही वाज, अमोघ वर्ष वाज डिसिपल ऑफ जिनसेन, इन्हीं का क्या था, अनुयायी था। और इन्होंने किसकी रचना की थी, आदि पुराण की रचना की थी। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट आ रहे हैं, दोनों तीनों पॉइंट लिखो। अमोघ वर्ष वाज डिसिपल ऑफ जिनसेन, है ना। ही वाज एन इंटेलेक्चुअल, रोट आदि पुराण, इन्होंने क्या लिखा है, आदि पुराण की रचना की है। दूसरा देखो, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, ठीक है ना, इसका नाम भी याद रख लो, महावीराचार्य। एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सुत्तायन, क्या नाम अब पड़ता है, सक्तायन लिखा है यहाँ पे, ये नाम क्या आएगा, सुत्तायन। सुत्तायन नाम मिलता है। ठीक है ना। चलो, तो 3 नाम आप लोगों को देखने को मिल गए। पहला नाम जिनसेन, दूसरा नाम महावीराचार्य, है ना, और तीसरा नाम सुत्तायन। तीसरा नाम क्या है, सुत्तायन। तीनों नाम याद रखने हैं आप लोगों को, जिनसेन, महावीराचार्य और सुत्तायन। ठीक है, इनकी रचना भी याद रखनी है। जिनसेन किसकी रचना किए हैं,
आदि पुराण की। गणित सार संग्रह की रचना किसने किए हैं? महावीराचार्य। और सुत्तायन ने किसकी रचना किया है? अमोघ वृत्ति। तो देखो अमोघ वृत्ति से तो आप लोग को क्लियर रहेगा कि अमोघ वर्ष के काल में है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसीलिए ऐसी थोड़ी ना इसको कन्नड़ भाषा का जनक माना जा रहा है, जनक तो नहीं लेकिन सबसे ज्यादा फेमस इसी ने किया है अपने समय में। ठीक है, अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का क्या कर दिया? अंत कर दिया। जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म की प्रोसेस याद है क्या? ठीक है, इससे पहले और किसने जल समाधि ली है? किसने ली है? कंफ्यूजन हो रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य। कहां ली है? श्रवण बेलगोल। कहां लिया है? श्रवण बेलगोल, कर्नाटक। याद है ना? कौन से, किसके साथ जाके? भद्रबाहु। किसके साथ जाके? भद्र। जो स्थूल बाहु के साथ रुक गए वो श्वेतांबर, जो भद्रबाहु के साथ और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ आ गए वो दिगंबर। ठीक है ना, क्लियर हो गया? ठीक है, तो देखो अमोघ वर्ष ने क्या किया? तुंगभद्रा में जल समाधि ले ली है और अपने जीवन का क्या किया है? अंत किया है। एक और पॉइंट याद रखोगे जो यहाँ पे नहीं है, इसी के शासन काल में कौन रहा करता था? इसके शासन काल में पन्न, पुन्न और रन्न। पन्न, पुन्न और रन्न नामक कवि रहा करते थे। इन हिज टाइम पीरियड पन्न, पुन्न, रन्न नामक कवि रहा करते थे। ठीक है, ये इनके त्रिरत्न माने जाते हैं। किसके? अमोघ वर्ष के त्रिरत्न माने जाते हैं। कंसिडर्ड एज त्रिरत्नास ऑफ अमोघ वर्ष। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज त्रिरत्न ऑफ अमोघ वर्ष। पन्न, पुन्न एवं रन्न। ठीक है, ये पॉइंट ऐड नहीं है, इसको ऐड करना, पीडीएफ में ऐड नहीं है ये। चलो, तो अब बारी आ रही है किसकी? अमोघ वर्ष की। किसकी बारी आ रही है? अमोघ वर्ष। याद करोगे अमोघ वर्ष के समय में क्या हुआ? कन्नड़ भाषा का सबसे ज्यादा विकास हुआ है कौन से वंश के समय में? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट। किस राजा? राष्ट्रकूट का भी अगर राजा की बात करें तो कौन सा राजा? अमोघ वर्ष। ठीक है ना। चलो, अमोघ वर्ष ने खुद ने एक किताब लिखी है, क्या नाम है? कविराज मार्ग। इसीलिए इसको इसी नाम से जाना जाता था। देखो, इसीलिए इसको किस उपाधि, कौन सी उपाधि के नाम से जाना जाता था? कविराज मार्ग। ठीक है ना, इसीलिए तो कविराज मार्ग कौन है? अमोघ वर्ष है। ठीक है, अमोघ वर्ष ने कौन सी किताब लिखी है? तो कविराज मार्ग। ठीक है, चलो, इनके गुरु कौन हुआ करते थे? क्या नाम था? जिनसेन। ठीक है ना, इनके गुरु कौन हुआ करते थे? जिनसेन। एक्चुअल में इन्होंने शरण भी दी थी, जिन प्रभा सूरी, इस तरीके के जैन धर्म वालों को शरण भी दी थी। कौन से धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। जिनसेन इनके गुरु हुआ करते। जिनसेन ने क्या लिखा है? आदि पुराण। दो और लोग रहा करते थे इसके शासनकाल में, कौन? महावीराचार्य। सही बोल रहे हो, बोलो क्या नाम था? महावीराचार्य। महावीराचार्य ने क्या लिखा है? गणित सार संग्रह। ठीक है ना, क्या लिखा है? गणित सार संग्रह। एक और कौन रहा करते थे? सुत्तायन। ठीक है ना, सक्तायन लिखा वहां पे, सुत्तायन नाम मिलता है। कौन रहा करते थे? सुत्तायन। सुत्तायन ने क्या लिखा है? अमोघ वृत्ति। तो अमोघ वर्ष के नाम से तो याद हो। इसके त्रिरत्न कौन हुआ करते थे? पन्न, पुन्न, रन्न। अरे ये तो इजी नाम है। क्या नाम है? पन्न, पुन्न, रन्न। ठीक है ना, इजी नाम ही है तो याद हो जाने चाहिए। इसके त्रिरत्न कौन हुआ करते थे? पन्न, पुन्न और रन्न। ये अमोघ वर्ष के त्रिरत्न कहलाते थे। तो अमोघ वर्ष तक ये सारी चीजें याद रखोगे, है ना। इसके बाद उतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बचती हैं, बहुत बेसिक सी चीजें आती हैं जो अभी हम देखेंगे। तो राष्ट्रकूट वंश में अमोघ वर्ष सबसे इंपॉर्टेंट, और इसके साथ अगर कोई इंपॉर्टेंस देखी जाएगी तो वो किसकी है? ध्रुव की। किसकी? ध्रुव की। संस्थापक दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। इसके बाद कृष्ण ने क्या किया है? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है। कृष्ण ने क्या किया है? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्ण के बाद ध्रुव। ध्रुव ने क्या किया? त्रिगुट संधि, मतलब त्रिगुट संधि नहीं, त्रिगुट संघर्ष में या त्रिपक्षीय संघर्ष में, संधि मतलब तो दोस्ती करना होता है, संघर्ष मतलब तीनों। अच्छा, त्रिपक्षीय संघर्ष जो हो रही है, त्रिगुट संघर्ष जो था, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ट्राइपैट्रिएट स्ट्रगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसी को? ट्राइपैट्रिएट
ध्रुव है ना, हाँ, ट्राइपेट्रिएट स्ट्रगल, ठीक है, इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, ट्राइपेट्रिएट स्ट्रगल, ठीक है ना। तो ये पॉइंट नाम भी याद रखना। ट्राइपेट्रिएट स्ट्रगल में 2 और वंश थे, कौन कौन से, गुर्जर प्रतिहार पाल वंश, ठीक है ना। ध्रुव ने किसको हराया था प्रतिहार वंश के, वत्सराज, ठीक है ना, और पाल वंश के धर्मपाल, ठीक है ना। लेकिन दोबारा से फिर हुआ है, धर्मपाल के संरक्षक को हराया गया है और चक्र युद्ध को हराया गया है, लेकिन गोविंद तृतीय के द्वारा, ठीक है ना। चलो, नागभट्ट द्वितीय को भी इसने पराजित किया है गोविंद तृतीय ने। बस यहां से आप लोग को इन नाम को याद रखना है, धर्मपाल और नागभट्ट, ठीक है। वो जब हम प्रतिहार वंश में जाएंगे तो आगे चीजें देखेंगे। क्लियर हुआ। इसके बाद हमने देखा ध्रुव के बाद सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट राजा कौन आता है, अमोघवर्ष। अमोघवर्ष ने कौन सी भाषा में अपनी चीजें लिखी हैं, कन्नड़ भाषा में चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। अब कन्नड़ भाषा में लिखी हैं तो इसके आगे की चीज अगर याद करोगे तो इसके समय में त्रिरत्न हुआ करते थे, कौन, पन्न पोन्न रन्न, ठीक है ना। और 3 लोगों के बारे में हमने पढ़ा है, किसके, पहले तो इसके गुरु हुआ करते थे, क्या नाम था, जिनसेन। जिनसेन की रचना आदि पुराण, ठीक है। एक और कौन हुआ करते थे, महावीराचार्य, ठीक है, महावीराचार्य की रचना गणित सार संग्रह। तीसरे कौन हुआ करते थे, सुक्तायन। सुक्तायन की रचना अमोघ वृत्ति। चलो ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, अमोघ वर्ष के बारे में। इतनी सारी चीजें हमें याद रखनी है। अच्छा, अमोघ वर्ष के समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष बंद हो गया था क्या, नहीं, चल ही रहा है, 100-150 सालों तक वो चल ही रहा है, ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष। फिर उसके बाद और कुछ नाम आते हैं, जैसे इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब निवासी, देखो इंद्र तृतीय को केवल एक कारण से पढ़ रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है, अल मसूदी। अल मसूदी कौन है, अरब वाला तो लिखा है कौन, क्या, किस लिए अल मसूदी इंपॉर्टेंट क्यों है, मुगल है ना। मॉनसून जो शब्द आप लोग देखते हो ना, मॉनसून, भारतीय मॉनसून, मॉनसून वैसे मॉनसून नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, मॉनसून वाला जो शब्द आता है उसकी उत्पत्ति का कौन है, किसके द्वारा है, अल मसूदी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, समझ में आ रहा है ना। तो अल मसूदी, वैसे तो ये सारी चीज आप लोग ज्योग्राफी में देखोगे, लेकिन अल मसूदी किसके शासन काल में आया, राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट वंश में राजा कौन है, इंद्र तृतीय। ये आप लोगों को याद रखना, बस इसके कारण से हमें ये पढ़ना है, ठीक है ना। चलो क्लियर हो गया। अल मसूदी एक अरब यात्री था, कहां का था ये भी याद रख लेना, एक अरब निवासी अरब यात्री था। किसके समय में भारत आया है, राष्ट्रकूट वंश के समय में। और उस समय राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था, इंद्र थर्ड, इंद्र तृतीय, ठीक है ना। कैसे याद रखोगे, अल मसूदी मॉनसून, मॉनसून बारिश, बारिश के देवता इंद्रदेव, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। वायु हो, बारिश के देवता, जल देवता वाले में मत चले जाना, ठीक है ना, इंद्रदेव से। इस तरीके से याद रख लेना कि मॉनसून, अल मसूदी, इंद्र तृतीय, ठीक है। इतना आप लोग याद रख लोगे लिंक करके तो ये चीज याद हो जाएगी ऑटोमेटिक कि अल मसूदी एक अरब यात्री है जिसने मानसून शब्द की उत्पत्ति की है, ठीक है। मतलब इसने नहीं मानसून लेके आया, ऐसा नहीं है, मानसून शब्द जो है ना, वो उसने दिया, ठीक है। और क्या किया है इसने, किसके समय में आया है, इंद्र तृतीय के समय में आया, ठीक है। कौन सा वंश, राष्ट्रकूट वंश, ठीक है ना, कौन सा वंश, राष्ट्रकूट वंश। बस इतना हमें पढ़ना रहता है। इसके तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा जाता है। इसके तत्कालीन शासक मतलब आसपास और भी जो शासक थे, नागभट्ट, धर्मपाल, ठीक है, सेनपाल आएगा। तो ये सारी चीज क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक की बात कर रहे हैं, कौन था, कृष्ण तृतीय। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे, मतलब इसके दरबार में भी कौन रहा करते थे, कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहा करते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। अभी हमने देखे थे ये त्रिरत्न हुआ करते थे किसके, अमोघ वर्ष के, ठीक है। और पोन्न किसके समय तक भी थे, आपके कृष्ण तृतीय के। रचना याद रख लो, इन्होंने किस चीज की रचना की है, शांति पुराण की रचना की है, लेकिन बाद के समय में की, कृष्ण तृतीय के समय में की, इसलिए हमने अमोघ वर्ष के समय में नहीं पढ़े। पोन्न की रचना कौन है, शांति पुराण, ठीक है। और कन्नड़ भाषा के कवि थे। तो देख पा रहे हो आप लोग, कन्नड़ भाषा का सबसे ज्यादा विकास हुआ है, डेवलप्ड हुई है कन्नड़ भाषा, तो कौन से वंश के समय में, राष्ट्रकूट वंश के समय में, ठीक है। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आ रही है भाई चीजें, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अंतिम महान शासक की बात किया, और महान जैसा ज्यादा कुछ महान भी काम इन्होंने नहीं किया है, बस महान जिनके बारे में हमें पढ़ना रहता है। कल्याणी के चालुक्य तैलब द्वितीय, नाम याद रख लो। अब क्या हो रहा है, इसके आगे की कहानी सुनो, ठीक है ना। चलो अब
कल्याण मतलब चालुक्य लोग, मैंने बताया चालुक्य पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए थे, बस वेट कर रहे थे, है ना, कि मौका मिलेगा उनको तो उन लोग ट्राई करेंगे दोबारा से। मौका मिल गया, और उस समय मौका मिला तो किसको मिला? तैलप द्वितीय। ये नाम आप लोगों को याद रखना है। क्या नाम है? तैलप। नाम क्या है? तैलप। तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय ने 973 एडी में कर्क को हराकर, किसको हराया है देखना, कर्क को हराकर, किसको हरा दिया? कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया, और एक नई शाखा, जिसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, कौन सी शाखा? कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? एक नई शाखा की नींव रखी। वो नई शाखा कौन सी है? कल्याणी के चालुक्य। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया है ना? किसने हत्या की? तैलप द्वितीय ने। किसने हत्या की है? तैलप द्वितीय ने। किसकी हत्या की है? कर्क को हराकर। कर्क इन्हीं का आखिरी राजा मान लो, ठीक है ना। चलो, अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन? कृष्ण तृतीय। वैसे देखा जाए तो अंतिम महत्वपूर्ण शासक तो अमोघ वर्ष ही है, ठीक है। अमोघ वर्ष के बाद उतने कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं आए। इंद्र तृतीय क्यों पढ़े हमने? इंद्र तृतीय पढ़ना पड़ा अल मसूदी के कारण। किसके कारण? अल मसूदी के कारण। फिर उसके बाद हमको पढ़ना पड़ा किसके बारे में? कृष्ण तृतीय के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है। पूर्ण कहाँ गए, ठीक है ना, पुण्य, ठीक है ना। किस चीज की रचना की है? शांति पुराण की रचना की है। फिर उसके बाद डायरेक्ट देखो, कल्याणी के चालुक्य की नींव रख दी किसने? तैलप द्वितीय ने। और यहां से हमारे क्या शुरू हो जाएंगे? कल्याणी के चालुक्य। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर हुआ? एक बार रिवीजन करेंगे, हो गया, ठीक है। लास्ट देखो, एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट के समय में ही हुआ। वो हम देख चुके हैं, कैलाश मंदिर बने और छोटे छोटे छोटी छोटी चीजें इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाओं के महाराष्ट्र में जो है ना, अजंता एलोरा सुने होंगे आप लोग, एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा की गुफाएं, इनका निर्माण राष्ट्रकूट के समय में ही हुआ। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया। एक्चुअल में हमने देखा कि राष्ट्रकूट के वंश के समय में ही चोल आ गए थे, है ना। तो एक पॉइंट याद रख लो यहाँ पे, वैसे हमें ये चोल वंश में पढ़ना है, लेकिन फिर भी कृष्ण तृतीय के समय का एक पॉइंट याद रखो। कृष्ण तृतीय के समय का एक पॉइंट याद रखो। कृष्ण तृतीय ने चोल वंश के साथ फाइट की है, ठीक है, और इस फाइट को बोला जाता है बैटल ऑफ तक्कोलम। ये हम चोल वंश में पढ़ेंगे, तक्कोलम, ठीक है। कौन सा युद्ध? तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम का युद्ध। कौन सा बैटल बोला जाता है? बैटल ऑफ तक्कोलम बोला जाता है, ठीक है ना। किसने? कृष्ण तृतीय ने। कौन सा युद्ध लड़ा है? बैटल ऑफ तक्कोलम। तक्कोलम का युद्ध लड़ा है, ठीक है। और इस युद्ध में जीता भी है। कौन जीता है? कृष्ण तृतीय जीता है और चोल वंश को हराया है। किसके साथ हो रहा है ये? राष्ट्रकूट वर्सेस चोल, लेटर चोलास जो आए, ठीक है ना, लेटर चोल, जो बाद में चोल आए हैं उनके साथ। चोल का राजा कौन था? परांतक। परांतक ये हार गया है। और इसका राजा कौन था? कृष्ण तृतीय, ठीक है ना। राजा कौन था? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय ने चोल वंश के परांतक, ये चोल की पहली और आखिरी हार थी लेटर चोलास में। इसके बाद चोल वंश केवल एक से एक राजा देखेंगे, मिलेंगे आपको देखने के लिए। आदित्य राज चोल, विजयालया चोल, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट राष्ट्रकूट वंश। ये पूरा हमने किसके बारे में देखा? राष्ट्रकूट। तो एक पॉइंट और याद रखो, चोल वंश के साथ युद्ध हुआ है किसका? कृष्ण तृतीय। कौन सा युद्ध बोला जाता है? तक्कोलम का युद्ध। कौन सा युद्ध? तक्कोलम का युद्ध। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई? कृष्ण तृतीय। हारा कौन? परांतक, चोल वंश का राजा। याद होगा जब अभी चोल वंश पढ़नी है आप लोगों को, राजा का नाम क्या है? परांतक। परांतक प्रथम बोला जाता है, परांतक बस याद रखो। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो ये एक और पॉइंट याद रख लो। इसके बाद हमारा चोल वंश कंप्लीट हो जाता है ना। राष्ट्रकूट वंश कंप्लीट हो जाता है। देखो, एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, इनमें 1 से 12 तक बौद्ध। ये एलोरा के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो, ठीक है।
1 से 12 तक हर धर्म की गुफाएं मिलेंगी। अजंता एलोरा में जो गुफाएं है ना, हर धर्म की मिलाएंगी, नंबर वाइज बटी हुई हैं, ठीक है। करीब 34 शैलाकृत गुफाएं हैं, 34 केव, जिसमें से 1 से 12 तक बौद्ध धर्म के लिए, बीच की 13 से 29 तक हिंदू धर्म के लिए। हिंदू में भी वैष्णविज्म अलग है, शिविज्म अलग है, मतलब विष्णु धर्म वाली चीजें अलग मिलती है, शैव धर्म वाली चीजें अलग मिलती हैं। 30 से 34 4 गुफाएं जैन की गुफाएं हैं, जैन धर्म के लिए गुफाएं मानी जाती हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है। चैत्य पता है अब आप लोगों को क्या होता है? चैत्य क्या होता है? चैत्य बौद्ध धर्म में तो ठीक है, लेकिन क्या होता है चैत्य में? 3 चीज पढ़ते हैं, स्तूप, चैत्य, विहार। तो चैत्य क्या होता है? उनके मंदिर है जहां पे वो लोग पूजा करते हैं। इजी तो है, ये याद रखना है, स्तूप, चैत्य, विहार, ठीक है ना। चलो, विहार में विहार करते हैं, रहते हैं, ठीक है। ऐसा एक चैत्य है, वहां पर 2 मंजिला और 3 मंजिला गुफाएं भी पाई गई हैं, जिन्हें 2 थल या 3 थल नाम दिया जाता है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। मैंने पहले बताया, वहां पे शैविज्म वाली गुफाएं अलग हैं और वैष्णविज्म वाली गुफाएं अलग है। विष्णु धर्म वाली गुफाएं भी हैं और शैव धर्म वाली गुफाएं भी हैं। 13 से लेकर 17-18 तक आपको वैष्णविज्म वाली गुफाएं मिलती हैं, फिर उसके बाद शैविज्म वाली। इसको भी अगर तोड़ोगे तो 13 से 18 तक वैष्णविज्म वाली गुफाएं मिलती हैं, ठीक है। 19 से 29 तक शैविज्म वाली गुफाएं मिलती हैं। वैष्णविज्म, शैविज्म समझ रहे हो ना? वो लोग जो विष्णु जी के अनुयायी हैं, ठीक है ना, और वो लोग जो शिव जी के अनुयायी हैं वो शैविज्म में आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? हिंदू धर्म में भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना, अलग अलग चलते रहते हैं, ब्रांचेस हैं। चलो, क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। चलो, लास्ट चीज हमने क्या देख लिया? एलोरा के गुफाओं के बारे में थोड़ा सा देख लिया। टोटल 34 गुफाएं हैं। किस धर्म के हैं? ये क्वेश्चन आता है, पता है? एलोरा की गुफाओं में कौन से धर्म की चीजों का वर्णन है? बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। कुछ डाल दिया, ऑल ऑफ द अबव डाल दिया, तो ऑप्शन में क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया है ना? ये सारी चीजें, और 2-4 दे दिया, शर्वका, ठीक है, अलग से 1-2 धर्म दे दिया, फिर 1 2 3 2 3 4 इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना। चलो, तो याद रहेगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में वैष्णविज्म भी है और आपका शैविज्म भी है, मतलब वैष्णव धर्म भी है और शैव धर्म भी। हिंदी में क्या बोलते हैं? वैष्णव धर्म और शैव धर्म, ठीक है। हिंदी में 2 नाम है, शैव धर्म और वैष्णव धर्म, ठीक है। चल, क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट राष्ट्रकूट वंश। ये तो एक थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन थी। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। अभी हमने देख लिया, शैव और वैष्णव के थे ही, साथ साथ जैन धर्म के ही। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। मैंने क्या बताया? इस समय तक आपके अरब यात्री लोग आने लगे थे, अरब आक्रमण होने लगा था, क्योंकि समय देखो 900 AD का चल रहा है। मोहम्मद बिन कासिम ने पहला क्षेत्र जीत लिया है अपना, कांधार वगैरह का, 711-12 ईस्वी में, 711-12 बोला जाता है। 711 में आया था, 12 में जीत गया था, जिसको नेउल विजय या देउल विजय के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है? वो आप पढ़ोगे जब मध्यकालीन भारत की शुरुआत होगी, ठीक है। तो इस समय तक मुस्लिम लोग भारत में आने लगे हैं और इन्होंने भी, राष्ट्रकूट वंश ने भी अपने क्षेत्र में इनको व्यापार वगैरह या इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए शुरुआत की थी। इस्लाम धर्म शुरुआत कब हुआ? 622 AD, ठीक है। कब हुआ है? 622 AD हिजरी संवत की शुरुआत हुई है। किसकी शुरुआत हुई है? हिजरी संवत। क्या होता है? जैसे अभी अपन ने, आप लोगों ने संवत पढ़े हो ना, शक संवत, विक्रम संवत, वैसे मुस्लिम्स के लिए एक होता है, कौन सा संवत? हिजरी संवत के बारे में होता है, ठीक है ना। हिजरी संवत की शुरुआत हुई है पैगंबर मोहम्मद, उनका बर्थ के हिसाब से। ये सारी चीजें जब आप लोग पढ़ोगे, मध्यकालीन भारत में आएंगे हम, तो सबसे पहले इस्लाम धर्म का उदय ही पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया यहाँ तक, है ना। तो ये था राष्ट्रकूट वंश के बारे में। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी चीजें बच जाती है, जैसे कि अब इसके बाद कौन आता है? कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। लेकिन कल्याणी के चालुक्य के पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में। क्यों? क्योंकि चोल वंश आ चुका है। कल्याणी के चालुक्य पढ़ेंगे तो वो चोल छूटता चला जाएगा, ठीक है। इनके बाद कौन? देखो, बहुत कंफ्यूजन वाली चीजें आ जाती हैं। थोड़ा बड़ा सा मैप बना लें तो यहां पे समझ में आएगा आपको, ठीक है। इस तरीके से यहां पे कौन है सबसे पहले? तो देखो, सीक्वेंस में लिखेंगे सातवाहन। अरे सबसे पहले कौन था?
सातवाहन की राजधानी क्या थी? बहुत बढ़िया, जिनको याद आ रहा है अच्छी बात है, प्रतिष्ठान। सातवाहन की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। सातवाहन के बाद कौन आया? वकटक वंश। कौन आया है? वकटक वंश, ठीक है ना। वकटक वंश के बाद, अच्छा इनकी राजधानी क्या थी? बेरार। बहुत बढ़िया। वकटक वंश के बाद इसी क्षेत्र में कौन आया? चालुक्य आया। कौन आया है? चालुक्य। चालुक्य की राजधानी वातापी, यहाँ वाले की तो वातापी ही थी। इन्हीं के बाद फिर इसी क्षेत्र में कौन आया? राष्ट्रकूट। अभी आप लोग समझ पा रहे हो सारी चीजें। राष्ट्रकूट है ना, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत। क्या नाम था? मान्यखेत। राष्ट्रकूट के बाद फिर कौन आ गया? चालुक्य। बस राजधानी चेंज हो गई। वातापी के बाद कल्याणी के चालुक्य। समझ में आ रहा है? तो अब हमें फिर इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। चालुक्य, वो भी थोड़ा सा जानना है, ज्यादा नहीं। कहाँ के? कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। तो ये हो गया इस क्षेत्र का। समझ में आया? सेम इसी तरीके की कहानी चलती है इस क्षेत्र की, ठीक है। सबसे पहले छोटे से क्षेत्र में कौन था? चोल, है ना। इस क्षेत्र में कौन आए? पल्लव। फिर पल्लव ने पूरा क्षेत्र कैप्चर कर लिया, ठीक है। जब पूरा क्षेत्र कैप्चर कर लिया तो ये आपके कौन मिट गए? चोल मिट गए, ठीक है ना। चोल मिट गया। पूरे क्षेत्र में कौन था? केवल और केवल पल्लव थे। लेकिन पल्लव को हटा के दोबारा से कौन आया? चोल। तो चोल, पल्लव, चोल, ये सारी चीजें चल रही हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ऐसी चीजें हैं, क्या करोगे? वो सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे कौन हुआ करते थे? चेर। यहाँ पे कौन हुआ करते थे? पांड्य हुआ करते थे, ठीक है। तो ये सारे वंश देखो, हमने ये सारी चीज कवर कर ली है। सातवाहन, वकटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट। थोड़ा सा ये बचा है, इसी समय में वेंगी के भी चालुक्य थे। पल्लव हो गया, समझ में? चोल हो चुका है। अभी क्या बचा? एक वो वाले चोल, है ना, ये वाले चालुक्य बचे हैं। थोड़ा सा प्रतिहार वंश, थोड़ा सा पाल वंश। समझ में आ रहा है? प्रतिहार वंश। अब क्या क्या बचा है पढ़ने को? एक हम पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे कल्याणी के चालुक्य के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। कल्याणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। कल्याणी के चालुक्य उतना नहीं, वेंगी के भी बिल्कुल नहीं। देख लिए, अभी विष्णुवर्धन का नाम याद रख लोगे काफी है, ठीक है। तो बस कौन सा देखेंगे? कल्याणी के चालुक्य। उसके बाद आएंगे हम प्रतिहार। इसके बाद आएंगे पाल वंश के बारे में, खत्म, ठीक है ना हमारा। फिर इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा? मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई? यहां तक समझ में आ गई सारी चीजें, है ना। तो जहां से मान लो 3 से 4 क्लास, एक आध वंश और कोई छोटे छोटे वंश होंगे, है ना, तो उनके बारे में देख लेंगे। और ये वंश हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स, ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।